नमस्कार। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा के क्विज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 4 कथन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। पहला कथन है, भारत का प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। दूसरा है, उप प्रधानमंत्री का पद असंवैधानिक है। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या सभी गलत हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन 1 जो है, भारत का प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यही सही नहीं है। क्योंकि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा वो सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य होगा, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। इसके लिए आप देख सकते हैं पिछला उदाहरण, मनमोहन सिंह वो राज्यसभा से ही चुने गए सदस्य थे और 2-2 बार वो प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी भी लोग राज्यसभा से ही थीं और वो भी प्रधानमंत्री बनी थीं। ठीक है, तो इसका हम अगर देखें व्याख्या, तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो कि अब नहीं होती है। पहले होती थी, लेकिन अब उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है। प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। यानी जब किसी भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नियुक्त होने से 6 माह के अंदर अंदर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। ठीक है, इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, वो पूर्णतः लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है, इसके संबंध में क्या सही नहीं है। ये महान्यायवादी से संबंधित 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 4 वो दिए गए हैं कथन, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है, भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद सदस्य के विशेषाधिकार हैं, ये भी बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को केवल राज्यसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, ये सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर केवल राज्यसभा लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो संसद के दोनों सदनों में भी बोल सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो चौथा कथन है, महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है, ना ही भारत सरकार के विरुद्ध वकालत कर सकता है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है यही गलत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है, ना कि सिर्फ एक सदन में। ठीक है, महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी या प्रथम लॉ ऑफिसर होता है, विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल को प्रथम बार कब प्रवर्तित किया गया था। 352 अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसको पहली बार 1962 में चीन युद्ध के समय परिवर्तित किया गया था। देखिए, भारत में अब तक कुल 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा चुका है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की श्रेणी में आता है। वो 3 बार कब थे? पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध में, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, और 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, तब। तो कुल 3 बार आपातकाल का प्रयोग हो चुका है भारत में अनुच्छेद 352 के तहत। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन भाषा संबंधी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या में वृद्धि से संबंधित नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं से संबंधित है, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, देखिए, मूल रूप से जो संविधान था उसमें 22 भाषाएं नहीं थीं। ये जो वर्तमान में आपको 22 भाषाएं दिख रही हैं, वो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि उन संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है, और वो है ऑप्शन बी, 13वां संविधान संशोधन। ये भाषाओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, शेष तीनों हैं।
13वां संशोधन ये नागालैंड को राज्य का दर्जा देने से संबंधित है, ठीक है। जबकि अन्य विकल्प 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्याओं में वृद्धि से है। और ये देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है इससे। 21वें संशोधन के तहत राष्ट्रीय भाषाओं में संधि भाषा जोड़ी गई, ठीक है। 71वां संशोधन, इसके अंतर्गत नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। और 91वां संशोधन मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद के जो विषय 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन डी बामन राव बनाम भारत संघ विषय में कहा था, ठीक है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। बामन राव बनाम भारत संघ जो कि 1981 में हुआ था, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी विषय या अधिनियम 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन में यह निर्धारित किया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा? यानी जो सवर्णों को आरक्षण मिलता है, EWS जिसको हम लोग कहते हैं, वो 103वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन 20 में सही होगा 103वां संविधान संशोधन। यहाँ पर देख लीजिए, 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में लागू हुआ था, इसके माध्यम से आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, सवर्ण हैं, जनरल हैं, उनको सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS। अगला है, विधान परिषद के विषय में सत्य कथन है। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद ये नीचे कूट भी दिया गया है, आपको बताना है। पहला कथन है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के तहत संसद को है। बिल्कुल सही है, 169 में ही इसका वर्णन है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल गलत है, 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3। तीसरा, इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो यानी पहला और तीसरा कथन इसमें सही है। ऑप्शन सी इसमें सही है, 1 और 3। इसके बारे में आप लोग ध्यान से इसकी व्याख्या को समझिए। विधान परिषद की स्थापना 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा की जाती है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ऐसा प्रावधान है, ओके। परंतु किसी भी दशा में वो 40 से कम भी नहीं होगी। जहाँ जहाँ विधानसभा सदस्य हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, वहाँ पर 1/3 जो वहाँ की विधानसभा के संख्या है उसके 1/3 से ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन 40 सदस्य से कम भी नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों रूल है। अब हम बात करते हैं विधान परिषद में चुनाव में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। इसमें सबसे पहले 1/3, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। नगर पालिका और भी जो अन्य नगर निकाय हैं, स्थानीय स्वशासन निकाय हैं, उसके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य स्नातक द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 1/6 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति स्वयं करता है, ओके। तो ये विधान परिषद चुनाव में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के बारे में सही नहीं है? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में सम्मिलित हैं, ओके। तो ये जो 4 कथन हैं, इसमें पहला कथन स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर संविधान में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और यही गलत ही है। इसका स्रोत सोवियत संघ का संविधान है, बिल्कुल सही है, और इसे संविधान के भाग 4 का में रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसमें नहीं सही है और शेष तीनों इसमें सही हैं। ऑप्शन बी में 44वीं की जगह 42वां संविधान संशोधन होगा, जिसके तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है।
अगला, निम्न में से किस समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है? केंद्र और राज्य के संबंधों पर बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, जैसे वेंकटचलैया समिति, सीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, और इसके अलावा भी केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी समिति थी, और ऐसे बहुत सारी समितियां थीं जो कि अस्तित्व में आई। लेकिन ये जो राधा कृष्णन समिति है, ये केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। राधा कृष्णन समिति ये विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। विश्वविद्यालयी शिक्षा यानी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वही नहीं सही है। अगला, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ आपको अनुच्छेद दिया गया है और उस अनुच्छेद में वर्णन क्या है ये बताया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें से अनुच्छेद जो 29 है वही सही सुमेलित है, क्योंकि अनुच्छेद 29 में ही अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। बाकी शेष तीनों नहीं सुमेलित हैं। इसका सही सुमेल देखिए। अनुच्छेद 20 किससे सुमेलित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित है ये। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 25 ये अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। तो ये तीनों जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 20, 24 और 25 अक्सर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। 10 प्रश्न थे, आपका कितना सही हुआ? अपना स्कोर और वीडियो कैसा लगा, इसकी व्याख्या आपको कैसी लग रही है, ये ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।